यूनिट 5 चैप्टर 9 इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। ये पूरा चैप्टर ही ट्वेल्थ बेस्ड है, पूरा यूनिट ट्वेल्थ बेस्ड है ये। इसमें नया अगर कुछ है तो एक आध दो पॉइंट आ रहे हैं और फैक्ट हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है इस चैप्टर में। दो चार फैक्ट की बातें हैं जो लास्ट में बता दूंगा, वो अदरवाइज इसमें कुछ नया नहीं है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, इंटरनेशनली कैपिटल मूव करता है एक प्लेस से, एक स्टेट कंट्री से दूसरे कंट्री। तो इसी को हमें यहाँ पर समझना है। एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके पैसा लगाते हैं, मतलब कंट्री नहीं लगाता, कंट्री में रहने वाले लोग लगाते हैं। वो लोग दूसरे कंट्री में जाके पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो अपना खुद की फैक्ट्री लगा रहे हैं, खुद का कंपनी ओपन कर रहे हैं, या अपनी कंपनी की ब्रांच लगा रहे हैं, या किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी में शेयर खरीद लेके और वहाँ पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, या किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पैसा दूसरी कंट्री में लगा रहे हैं। इसे कहते हैं इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। तो इसमें भारत के नज़रिए से पढ़ना है इस पूरे चैप्टर को। पहला टॉपिक है इसमें फॉरेन कैपिटल। तो फॉरेन कैपिटल क्या होता है? सिंपली दूसरे देश से जो पैसा अपने देश में आ रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, उसी अमाउंट को फॉरेन कैपिटल कहा जाता है। फॉरेन कैपिटल includes any inflow of capital into the home country from abroad। इनफ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का आना, कैपिटल का आना दूसरी कंट्री से, ठीक है, इसी को हम कहते हैं फॉरेन कैपिटल। होम कंट्री हम अपने पास होम कंट्री के रूप में इंडिया को मान के चलेंगे, बस। अब दूसरी कंट्री जो है वो कुछ भी हो सकती है, ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही कंट्री जो है अब्रॉड के रूप में लोगे, कोई भी कंट्री हो सकती है, बस इंडिया को छोड़कर। अब आता है कि ये जो फॉरेन कैपिटल है वो किस रूप में आता है, किस तरीके से फॉरेन कैपिटल आता है। तो लिखें पहला, फॉरेन एड और असिस्टेंस, फॉरेन एड एंड असिस्टेंस यानी मदद। असिस्टेंस का मतलब मदद। तो विदेशों से पैसा आता है मदद के रूप में, एक तो यही है जो अमाउंट आ रहा हो। किस तरह से ये मदद आती है? तो पहला, बायलैटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बायलैटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स। दूसरा, मल्टीलेटरल एड फ्रॉम
मैनी गवर्नमेंट, GERNMENT, मैनी गवर्नमेंट्स। देन टाइड एड विद स्टिपुलेशन। इसके बाद अनटाइड एड विद नो स्टिपुलेशन। नेक्स्ट, फॉरेन ग्रांट्स ब्रैकेट वॉलेंटरी फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल और organizations। इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। तो फॉरेन एड को ध्यान से समझे, मतलब विदेशों से मदद आ रही है कैसे। पहला, बाइलेटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स। मतलब बाइलेटरल का मतलब दो तरफा होता है, एक देश ये है, दूसरा देश ये है। इस देश की सरकार इसकी मदद कर रही है ग्रांट्स यानी कि डोनेशंस देकर, और ये देश इसकी मदद कर रहा है ना, ये बाइलेटरल हो गया। दूसरा, मल्टीलेटरल एड फ्रॉम मैनी गवर्नमेंट्स। अब ये क्या होता है कि कोई एक देश है, इसके बाद इसका यहाँ पे कोई एक कंट्री है, अब इस एक कंट्री की मदद बहुत सारी कंट्रियाँ कर रही हैं, है ना, क्योंकि इसकी ज़्यादा हालत ख़राब है, तो ये भी इसको मदद दे रहा है, ये भी मदद दे रहा है, ये भी और ये भी। ये है मल्टीलेटरल एड, मदद आ रही है कई जगहों से। देन टाइड एड विद स्टिपुलेशन, है ना, टाइड एड विद स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब, हाँ, शर्त। मदद करते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ कंडीशन रख दी सामने और तब मदद कर रहे हैं। दूसरा, अनटाइड एड विद नो स्टिपुलेशन। ये इसमें क्या है, टाइड का मतलब क्या होता है, बंदिश है, मतलब कुछ शर्तें लगा के मदद कर रहे हैं और कुछ लिमिट तक। और अनटाइड एड मतलब कोई लिमिट नहीं है मदद करने की और कोई शर्त भी नहीं है, करती है कंट्रियां एक दूसरे की मदद कर, इस तरह से करती रहती हैं। फिर है फॉरेन ग्रांट्स वॉलंटरी, मतलब इच्छा अनुसार, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं वो भी मदद कर, जैसे IMF है, मदद कर देता है, WHO है, या आपका वर्ल्ड बैंक है, ये सारे ये मदद करते रहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब इसी में दूसरा देखते हैं, देखो आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड, बोरोइंग्स। ये भी एक तरीका है जिससे विदेश का पैसा अपने देश में आता है।
तो एक तो मदद के रूप में दूसरे का पैसा आ रहा है, दूसरे देश का पैसा हमारे पास आ रहा है, और एक बोरोइंग्स के रूप में दूसरे देश का पैसा हमारे पास आ रहा है। अब बोरोइंग्स के रूप में कैसे आ जाएगा, लिखें डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स। डायरेक्ट लोन ले ले इंटर गवर्नमेंट यानी एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से, फिर लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिर सॉफ्ट लोन्स एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, अगला ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज, बोरोइंग्स लेके कैसे काम चल रहा है, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स, एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट से सीधे सीधे क्या कर रही है, लोन ले रही है, हैं? ये डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन है। अब बस अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम जहाँ पैसा आ रहा है उसको हमेशा अभी के लिए होम कंट्री या फिर इंडिया ही मान के चलना है, ठीक है। दूसरा लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो अभी मैंने इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए थे, है ना, इंटरनेशनल बेस पर जो काम करते हैं उनसे लोन ले लेते हैं, वो भी चल जाएगा। सॉफ्ट लोन लेते हैं यानी कि आरामदायक लोन, यानी हल्के फुल्के, जैसे जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लोन लेने में ज़्यादा अड़चने नहीं आती हैं, तो उस तरह के लोन मिल जाते हैं, इसलिए इसे सॉफ्ट लोन बोला जाता है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल का मतलब होता है दूसरे देश के जो अपने कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, बिजनेस हैं, है ना, उनसे लोन ले लेते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं ले रहे, दूसरे देश के इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं। और ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी, ये तो तुम्हें पता ही होगा ट्रेड क्रेडिट किसे कहते हैं। व्यापार कर रहे तो उधार पे गुड्स खरीद लेते हैं ना, तो वो भी दूसरे कंट्रियों से भी ये फैसिलिटी मिल जाती है। डन, दूसरा पॉइंट खत्म। और तीसरा कौन सा तरीका है जिससे कि अपने देश में पैसा आ रहा है, तीसरा जो तरीका है वो डिपॉजिट्स फ्रॉम NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं, विदेश में बैठे हैं, उनका कोई रिश्तेदार यहाँ या अपने घर वाले ही यहाँ पर हैं, वहाँ से पैसा भेजते रहते हैं, आता रहता है पैसा यहाँ पर। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम देखते हैं कि पैसा आ रहा है। अब इस बात यह है कि इनमें से कुछ भी सिलेबस में नहीं था, सिलेबस में नहीं है। डिपॉजिट के नहीं, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों पॉइंट के लिए सिलेबस में नहीं है कुछ बात, मना कर दिया CA ने, ICI ने। इसके बाद जो पॉइंट है बोला कि इसे पढ़ो, फोर्थ पॉइंट इन्वेस्टमेंट है, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट है, ये है सिलेबस में, और यही पढ़ना है, पूरे चैप्टर में यही है। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं,
इन्वेस्टमेंट दो तरह का होगा, बस वही उन्हीं दोनों के ऊपर पूरा चैप्टर है, यूनिट है, सॉरी चैप्टर नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, और जो दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, और यही वाला वो पोर्शन है जो 12th में भी आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FDI FPI। ठीक है ना, ये है, इसको टिक लगा लो कि ये पढ़ना है। नेक्स्ट अब अगला जो टॉपिक है वो इन्हीं पे ही बेस्ड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। FDI क्या है? दूसरे देश से कोई आ रहा है अपना हमारे देश में, और आने के बाद यहीं पर आके उसने अपना बिजनेस लगा दिया, ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लिखे एक क्राइटेरिया दे दिया, लेकिन एक क्राइटेरिया दिया गया है कुछ इंस्टीट्यूशंस द्वारा कि कितने अमाउंट को हम FDI बोलेंगे और उस कितने अमाउंट को FDI नहीं बोलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IMF, ये तो सब जानते होंगे, हाँ, एंड OECD, OECD, इसका क्या फुल फॉर्म है देखना, आएगा नहीं पेपर में लेकिन फिर भी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IMF एंड OECD, एक क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड करा है, द एक्विजिशन of at least 10% of ordinary shares or voting power in a public or private enterprise by non-resident investors makes FDI। ये यहाँ का मेन जो है क्राइटेरिया है कि कम से कम 10% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स या वोटिंग राइट्स किसी भी पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइजेज में अगर कोई नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर खरीद लेता है तो उसी को हम FDI कहेंगे।
यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स भी अगर कोई खरीद लेता है लेकिन 10% या उससे ज़्यादा, है ना, तो एफडीआई कहलाएगा। पूरे कैपिटल में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट विदेश का अगर पाया गया तो एफडीआई कहलाएगा। बस सीधी सी बात। ठीक है। इसके बाद इसी में अगला जो टॉपिक है, एफडीआई हैज़ 3 कंपोनेंट्स। एफडीआई के अपने 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी एफडीआई करना चाह रहे हो तो 3 तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है। तो जिसमें पहला आ जाता है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल, दूसरा पॉइंट है री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, और थर्ड पॉइंट है अदर डायरेक्ट कैपिटल। एक तो इक्विटी कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर्स ही खरीद लें दूसरे कंट्री में, दूसरा मतलब भारत में। दूसरा री इन्वेस्टेड अर्निंग। री इन्वेस्टेड का मतलब होता है कि जो कमाया उसे फिर से इन्वेस्ट कर दिया। ठीक। भारत में पैसा लगाया किसी ने, मान लो 5 करोड़ रुपए लगाया, उस पर 1 करोड़ रुपए उसने कमा लिया, वो 1 करोड़ रुपए फिर भारत में लगा दिया, ये री इन्वेस्टेड अर्निंग कहला जाता है। और तीसरा आता है अदर डायरेक्ट कैपिटल। अदर डायरेक्ट कैपिटल में कोई और तरीका, जैसे कि किसी अपनी ही कंपनी का वहाँ पे ब्रांच लगा रहे हैं और अपनी ही कंपनी से उस कंपनी को लोन दे देते हैं। हाँ, जैसे मेन तो एक हमारा जो कंपनी है, सपोज करें ये यूएसए में है, और जो दूसरा है वो ये ब्रांच है इंडिया में, ब्रांच है, तो ये यूएसए वाला अपनी ही ब्रांच को लोन दे दे, ये अदर डायरेक्ट कैपिटल के रूप में आ जाता है। बढ़े आगे। अब इसमें अब आगे बढ़े, लिखेंगे एफडीआई आर रियल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज। ये कहाँ कहाँ हो रहा है वो बता रखा है, कहाँ कहाँ ये एफडीआई किया जाता है। फैक्ट्रीज में, एसेट्स में, लैंड, इन्वेंट्रीज एटसेट्रा, एंड इन्वॉल्व फॉरेन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज। बस ये इसमें इतनी बात थी कि कहाँ कहाँ एफडीआई लग रहा है। ठीक है। और इसी को रियल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। रियल इन्वेस्टमेंट को इसमें मार्क कर लेना। नेक्स्ट, एफडीआई may be categorized एफडीआई को कई कैटेगरियों में बांटा भी जाता है।
एफडीआई के कैटेगरी में बांट दिया, तो पहला कैटेगरी हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, और तीसरा है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट, ये मार्केट के टर्म्स हैं, ये मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एफडीआई करना चाह रहे हैं तो जो भी जितने भी तरीकों से कर रहे हैं उसे तीन कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई और कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब जब अपनी ही ब्रांच ओपन कर दी जाती है दूसरे देश में, वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है। इट टेक प्लेस व्हेन इन्वेस्टर establish establishes establishes same type of business, अपने ही टाइप का जो बिजनेस अपने मेन कंट्री में कर रहा है वही बिजनेस दूसरे कंट्री में ओपन कर दे, तो ये हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहलाता है। ऑपरेशन इन फॉरेन कंट्री। ऑपरेट तो वो होम कंट्री से ही करते हैं एफडीआई में, तीनों केस में वही है ऑपरेट करना। और मेन बात क्या है कि सेम टाइप ऑफ बिजनेस जो अपने देश में जो काम कर रहे थे, अपने देश में वो कपड़े बना के बेच रहे थे, तो विदेश में भी जहाँ मतलब भारत में जो अपना ब्रांच ओपन किया उसमें भी वो कपड़े बना के ही बेच रहे हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। फिर दूसरा आता है वर्टिकल, तो इसमें इट टेक प्लेस व्हेन इन्वेस्टर establishes a different activity from its main business activity but may be supportive, यानी अपने काम से हटके कोई और काम कर रहे हैं लेकिन वो उसी के लिए सपोर्टिव, जैसे कपड़ा बना रहे थे अपने देश में, अब यहाँ पर उस कपड़े का तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कपड़े जो कपड़ा मतलब जैसे शर्ट पैंट वगैरह बनाना, लेकिन वही शर्ट पैंट बनाने के लिए जो धागा बनाया जा रहा है वो धागा यहाँ बनाने का काम कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, वो तो काम अलग हो गया ना, डिफरेंट एक्टिविटी है, लेकिन वो क्या है, सपोर्टिव, अपने मेन बिजनेस को सपोर्ट भी कर रहा है। ये वर्टिकल हो गया। थर्ड कॉन्ग्लोमेरेट, ये नया वर्ड है, इसमें काम ही अलग हो जाता है। इट टेक्स प्लेस when when the investor makes
इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस that is altogether unrelated। अब कोई दूसरा ही काम करे जो पूरी तरह से रिलेट मतलब एकदम ही अनरिलेटेड है, जैसे वहां कपड़े बना रहा था और यहाँ स्टील के बर्तन बना रहा है, कोई रिलेशन नहीं, ये कहलाता है कॉन्ग्लोमेरेट। ऑल टुगेदर अनरिलेटेड। अच्छा, क्या नाम सेम रख सकते हैं कॉन्ग्लोमेरेट में? मर्जी है, रखना चाहो तो रख लो वरना मत भी रखो। नाम अलग रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्टिकल में नाम अलग रख दिए तो कोई दिक्कत होगी, और हॉरिजॉन्टल में? नाम अलग रख के सेम बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मान लो कोका कोला है, अपनी कंट्री में कोका कोला है, और यहाँ पर वो कोका कोला ना करके वो थम्स अप कर दे, कोई दिक्कत थोड़ी है, काम वही है ना, लेकिन नाम अलग भी रख सकते हैं। इसमें अगली बात है टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये नाम से ही समझ में आ जाएगा ये टॉपिक क्या है। टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। टू वे का मतलब दो तरफा, है ना, एक कंट्री कोई दूसरी कंट्री और एक कंट्री जो हमारी अपनी कंट्री है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है और यहाँ से इन्वेस्टमेंट इधर जा है, ये अदर कंट्री अदर और ये इंडिया। हो गया टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का काम खत्म। अब पोर्टफोलियो देख लेते हैं, अगला टॉपिक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफ पी आई। पोर्टफोलियो ये भी वही है, दूसरे कंट्री में जाकर उस कंट्री के कंपनी में शेयर्स खरीद के अपना पैसा लगा देना है, ये भी वही, लेकिन वही जो अमाउंट जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उस क्राइटेरिया के वजह से इसका नाम अलग हो गया। 10% या उससे ज़्यादा हो तो एफडीआई और 10% से कम हो जाए तो एफपीआई। लिखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल rather than रियल कैपिटल। ठीक है, ये इसमें हाईलाइटेड वर्ड ध्यान देखना है। फाइनेंशियल कैपिटल के फ्लो की बात करता है एफपीआई, रियल कैपिटल के फ्लो की बात नहीं करता। रियल कैपिटल का मतलब अपना ही सारा पैसा लगा के काम कर रहे हैं,
तो उसकी बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल कैपिटल की बात कर रहा है, मतलब हमने किसी और में जाके सिक्योरिटीज में पैसा लगा दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डज नॉट इन्वॉल्व ओनरशिप और कंट्रोल ऑन पार्ट ऑफ इन्वेस्टर। एफपीआई में ओनरशिप इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं तो ओनरशिप आ गया, लेकिन इक्विटी के अलावा भी तो कोई और शेयर खरीद सकते हैं, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स। तो ओनरशिप इसमें नहीं आता। एफडीआई में सिर्फ इक्विटी की बात आई थी और यहाँ पर उसको अलावा भी है। अगले इसमें पॉइंट के लिखे, दीज फ्लोज आर जनरली short term and have their immediate effects on BOP and exchange exchange rates। ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है, इनफ्लो आउटफ्लो, ये शॉर्ट टर्म है, जनरली शॉर्ट टर्म होता है, एंड हैव देयर इमीडिएट इफेक्ट ऑन बीओपी। बीओपी पे इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसकी वजह से एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाता, मतलब एक्सचेंज कर रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज चेंज होता है तो बीओपी पे असर पड़ता है इसका, और एक्सचेंज रेट भी इससे चेंज हो जाता है। बीओपी तो याद होगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई सेपरेट ऐसा यूनिट नहीं है बीओपी के लिए, तो बस इतना ही समझना है जो 12th में समझा हुआ था। इसमें आगे लिख दे, नो मेजर इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन। एफपीआई की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता, या इनकम ज़्यादा जनरेशन, हमें लगे कि एफपीआई बढ़ गया तो इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटा मोटा अमाउंट है, इससे कोई बहुत बड़ी इनकम जनरेट नहीं हो जाती है। इसी में अगला पॉइंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर characterized by lower stakes in companies with their total stake at below 10%। आगे बात, 10% से कम होगा तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज कर दिया जाएगा उसे। स्टेक्स, तो अब मेन बात,
एक कंट्री है दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है ना, यहाँ से पैसा यहाँ आ रहे हैं, तो बदले में ले क्या रहे हैं, ये सिक्योरिटीज ले रहे हैं ना। और बहुत जो यहाँ जरूरी बात है कि वो सिक्योरिटीज सारा कैपिटल मार्केट का है। कैपिटल मार्केट में भी दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी मार्केट की बात है यहाँ, ठीक है। तो इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है इन्हें खरीदा जा रहा है और पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ से एफपीआई आ गया और यहाँ से सिक्योरिटीज चली गई। कैपिटल मार्केट में क्या क्या आ रहा है, शेयर्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे ये तो सारा 12th में पढ़ा हुआ है। तो ये क्या असल में कैपिटल का फ्लो है? नहीं, ये रियल कैपिटल नहीं है, ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, जिस वजह से हम अपना यूनिट नहीं लगा रहे, हम अपना यूनिट नहीं लगा रहे, दूसरे के यूनिट में हम बस अपना पैसा दे रहे हैं। तो ये रियल कैपिटल ना हो के फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं उन्हें। स्पेकुलेशन, डायरेक्ट इंपोर्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, इंपोर्ट लिख दिया, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट difficult to withdraw interest in management financial assets physical assets short term investments ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं। अब बताना है कि ये एफडीआई है या एफपीआई है। स्पेकुलेशंस एफडीआई है कि एफपीआई है? क्यों? स्पेकुलेशन सट्टेबाजी, एक गैम्बलिंग, वैसे वो वाली गैम्बलिंग मत जाना। सट्टेबाजी मतलब होता है कि पैसा लगाया, कुछ पैसा बढ़ गया, वापस ले लिया अपना पैसा। एफडीआई या एफपीआई? एफपीआई है, पैसा लगाया, वो बढ़ गया, कैपिटल इन मतलब वो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था वो वैल्यू बढ़ गई, हमने वो वापस निकाल लिया। एफडीआई तो लंबे समय के लिए होता है ना,
अच्छा, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। जो अगर हम पैसा लगा रहे हैं उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा डायरेक्टली, ये एफडीआई है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ रहा है इसका मतलब हमने एक फैक्ट्री लगाई है, एक फैक्ट्री लगाई है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ रहा है। डिफिकल्ट टू विड्रॉ, एफडीआई। इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में ही अपनी एक रुचि मिल गई, मैनेजमेंट में अपना एक इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, वो रुचि। एफडीआई है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेशन मिल रहा है उसका रीजन है कि हमने इक्विटी में पैसा लगाया है, इक्विटी के अलावा किसी और में पैसा लगा दिया है तो मैनेजमेंट में हिस्सा थोड़ी मिल जाएगा। फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, नाम से तो क्या एफडीआई कि एफपीआई? फिजिकल एसेट्स, ये एफडीआई है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तो नाम से ही समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, ठीक है। टॉपिक दोनों हो गए, एफडीआई एफपीआई दोनों कंप्लीट हो गया। तो अगला टॉपिक लिखते हैं। रीजंस फॉर एफडीआई, एफडीआई करने के क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं, तो सारे कारण तो नहीं लेकिन मैक्सिमम जो कारण है वो लिखवा देते हैं। रीजंस में लिखेंगे, पहला रीजन क्या हो सकता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना हो सकता है रीजन एफडीआई का। दूसरा, हायर रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है, एफडीआई करने से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। फिर पॉसिबल इकोनॉमीज, लिख लो उसके बाद एक साथ ही देख लेंगे। पॉसिबल इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस। फोर्थ, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। कैप्चर ऑफ emerging markets। अगला, लोअर होस्ट कंट्री एनवायरमेंटल एंड लेबर स्टैंडर्ड्स। अगला, bypassing bypassing tariff and non tariff barriers। फिर एट्थ पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव
अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। अगला टैक्स बेनिफिट्स। इसके आगे भी क्या हो सकता है, तो एटसेट्रा लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो अब समझ लेते हैं इनके बारे में, क्या क्या बातें बता दी। बहुत कॉमन सी बातें हैं ये, ऐसा कोई नई बात नहीं है। पहला बात तो प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए जहाँ ज़्यादा अच्छा मौका दिख रहा होगा वहाँ चले जाएंगे, पैसा लगा देंगे, एफडीआई कर देंगे। इंडिया के मार्केट में किसी को ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होगा, है ना, वो आ जाएगा। हाई रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ ज़्यादा अच्छा फायदा मिल रहा है, यहाँ लगा लेंगे पैसा, एफडीआई लगा देंगे। पॉसिबल इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। इकोनॉमीज का मतलब बेनिफिट्स। बेनिफिट्स बड़े लेवल पे ऑपरेशन यानी कि बिजनेस करने से अगर बेनिफिट्स के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा दिख रही होंगी तो एफडीआई होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए तो विदेशी सरकार को हम लोग मेहमान के रूप में मानते हैं, ताकि वो उन्हें लगे कि यहाँ पर बेनिफिट है, यहाँ पर आवभगत होती है। देन रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि कोई एक कंपनी अगर अलग अलग कंट्रीज में अपनी जो है कई सारी ब्रांचेस लगा देती है, तो उसने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। एक मेन उसका अपना हेड ऑफिस रहेगा कहीं, उसके बाद बाकी कंट्रियों में उसने क्या करे, ब्रांच लगा दिए। यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, यहाँ हो सकता है मार्केट ही खराब हो गया। तो ऐसा थोड़ी है। अब एक ही इसी जगह के बेसिस पे अगर बिजनेस कर रहे होते और ये मार्केट ही डूब गया तो पूरा बिजनेस ही डूब जाता, है ना। लेकिन अब तो नहीं होगा, छोटा छोटा कई जगह पे बांट दिया है। ये मार्केट डूब गया, ठीक है, कोई नहीं, ये भी डूब गया, कोई बात नहीं, ये चल रहा है, 3 चल रहे हैं, 2 डूब गए। रिस्क को बांट देते हैं। कैप्चर ऑफ एमर्जिंग मार्केट। एमर्जिंग का मतलब उस मार्केट को अपने मार्केट के साथ जोड़ के और बेनिफिट्स ले लेना। जैसे नहीं, कार्टेल नहीं, जो नहीं कहा जाता फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हाँ, नई नई टेक्नोलॉजीज, मॉडर्नाइजेशन है। तो जुड़ के और उसका फायदा उठा लें। अगला लोअर होस्ट कंट्री एनवायरनमेंट। अब लोअर होस्ट कंट्री एनवायरनमेंट का मतलब एनवायरमेंटल और लेबर स्टैंडर्ड्स। एनवायरनमेंट की चिंता ना, एनवायरनमेंट की कोई ऐसी खास चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, आओ काम करो, खूब रिसोर्स मिलेगा। लेबर स्टैंडर्ड्स अच्छे से मिल जाएगा। लेबर स्टैंडर्ड मिल रहा है मतलब ज़्यादा लेबर मिल रही है, कम अमाउंट पे मिल रही है, काम करवा रहे हैं, बढ़िया से चल रहा है, तो एफडीआई मिल जाएगा। अगर जैसे भारत सरकार फॉरेन को ज़मीनें सस्ते रेट में बेचने लग जाए तो वो उठ के आएंगे ना यहाँ पर, लेबर सस्ते रूप में मिल जाए यहाँ, तो वो यहीं पे फैक्ट्री लगा के काम करेंगे। देन है, हाँ, जैसे अगला बाईपासिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। जो टैरिफ नॉन टैरिफ के बारे में तुमने यूनिट 1 में पढ़ा था, उन्हें हटा दें, बाईपास कर दें, कुछ उनके लिए सहूलियत बना दे, तो वो उठ उठ के भाग के आएंगे अपने अपनी कंट्री से। कहीं और पैसा लगा रखो वहाँ से निकाल के आएंगे, जैसे चाइना से उठ उठ के भागे ना सारे, और भारत में आके एफडीआई की। जब वहाँ से निकले तो सभी बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने दरवाजे खोले कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, तो भारत में भी काफ़ी सारे आए। कॉस्ट इफेक्टिव अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स है।
इनपुट्स मिल रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव, यानी रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है। टैक्स बेनिफिट अपना प्रोवाइड हो ही जाता है, जैसे कि सहज एरिया बताया था ना, 12th में पढ़ा होगा, सोशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें इस तरह के एरियाज बना बना के बेनिफिट्स देके और एफडीआई को इनवाइट किया जाता है। डन। अब ये देखना है कि ये जो पैसा आ रहा है किसके जरिए आता है। आ तो रहा है, एफडीआई आ तो रहा है। हमने पीछे देखा था कि एफडीआई को कैटेगराइज कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था, कॉन्ग्लोमेटर था। और यहाँ पर ये देखा कि हाँ इसके आने के कारण क्या है। अब देखेंगे कि ये आ कैसे रहे हैं, किन रास्तों से आ रहा है ये पैसा हमारे पास। ठीक। लिखेंगे एफडीआई टेक्स प्लेस, एफडीआई हो रहा है और कैसे हो रहा है, थ्रू थ्रू पहला पॉइंट, थ्रू ओपनिंग सब्सिडरी कंपनी, ओपनिंग सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है वो तुम अच्छे से जानते हो। दूसरा तरीका, इक्विटी इंजेक्शन, इक्विटी इंजेक्शन। फिर एक्वायरिंग कंट्रोल। चौथा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इसके बाद जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अगला, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से भारत में या किसी भी कंट्री में एफडीआई आता है। हम तो भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के हिसाब से देखना है। तो पहला है ओपनिंग सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट, किसी दूसरी कंपनी को अपना सब्सिडरी बना ले या एक सब्सिडरी ओपन कर दें। ये तो बात पता ही है कैसे होता है। तो मोर देन 51 शेयर्स खरीद लो, 50%, 51, नॉट लेस देन 51%, नहीं नॉट लेस देन 50%, नॉट लेस देन 50%। तो सुनो, 50% या उससे ज़्यादा, जो भी क्राइटेरिया अपना लॉ में पढ़ते रहना, है ना, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। इसके बारे में अकाउंट में पढ़ोगे, इंटर में अच्छे से पढ़ोगे। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, अकाउंटिंग तुम्हें अभी सीखनी है इसकी, तुमने तो अभी इसके बारे में लॉ सीखा है। बिल्कुल होगी।
एसोसिएट का मतलब होता है साथी। हाँ हाँ, खैर इस तरह से ओपन कर देंगे तो वो एक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली क्या है, वो पैसा भारत में आ जाएगा। दूसरा, इक्विटी इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट एंड लीकेज, दो टॉपिक थे ये पीछे। नॉर्मली वैसे ये ज़्यादातर ये वर्ड कहाँ सुनने को मिलता है, इंजेक्शन? डॉक्टर के पास। नहीं, मैंने ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा ये कहाँ सुनने को मिलता है वर्ड। डॉक्टर इंजेक्शन क्यों ये इस्तेमाल करता है, मेडिसिन क्यों नहीं इस्तेमाल करता वो? कभी कभी मेडिसिन तो कभी इंजेक्शन ही ठूस देता है। मेडिसिन से, जो मेडिसिन है, टैबलेट है या सिरप है या उसे, उनको हाँ टाइम लगता है, अब वो थोड़ा 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 जाता है। और इंजेक्शन के साथ क्या होता है, वो एक ही बार में वो हैवी डोज चला जाता है। क्या कह रहे हैं? तो वही चीज है, इक्विटी इंजेक्शन का मतलब एक बार में बहुत भारी अमाउंट इन्वेस्ट होना इक्विटी के रूप में। अब वो चाहे हम फैक्ट्री खोल दें, कंपनी खोल दें या कुछ भी खोल दें, तो भारी अमाउंट एक बार में लग गया, उस तरीके से एफडीआई आ जाता है। फिर एक्वायरिंग कंट्रोल, किसी कंपनी में इक्विटी शेयर्स खरीद लो, कंट्रोल आ जाता है। अगला, मर्जर एंड एक्विजिशन, ये तो नाम से समझ में आ रहा होगा। मर्जर, मर्ज होना, मिल जाना एक दूसरे में। एक्विजिशन मतलब कोई किसी को खरीद लेता है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेता है। इसके बारे में भी तुम इंटर में पढ़ोगे डिटेल में अच्छे से, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है और बढ़िया से ये लगभग 10 से 12 मार्क्स का चैप्टर है ये इंटर में। हाँ ठीक है, इसी में एक टॉपिक और आ जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो खैर वो सारी बातें बात की हैं, हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस तरीके से पैसा आ रहा है। तो मर्ज हो रहे हैं, एक विदेश की एक कंपनी आई, एक अपनी देसी कंपनी है, दोनों मिल गए। वोडाफोन आया, आइडिया आया, मिल गए। हाँ, वी आई हो गए, वी हो गए, वी आई नहीं, वी। वी, वी हम नहीं, ये उनका कहना है, वी मतलब हम। पहले मैं था, अब दो दो मिल गए तो अब हम हो गए। हाँ एक्विजिशन का मतलब कोई किसी को खरीद ही ले। जॉइंट वेंचर तो तुम्हें पता ही है ये अकाउंटिंग में भी पढ़ा। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ये कुछ नया आया। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इनका बहुत आसान मतलब है। ग्रीन फील्ड, ग्रीन हरियाली, हरा भरा, नया नया होता है ना, पौधा नया हरा ही होता है ना, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, नया, न्यू। तो ये एक तरह का जो नया इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसकी वजह से जो नई नई फैसिलिटियां मिल रही हैं, नए इन्वेस्टमेंट से नई फैसिलिटियां मिल रही हैं, तो उन लालच में लोग आते हैं ना बाहर से। दैट इन्वेस्टमेंट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें नई नई फैसिलिटियां मिलती हैं, ताजी ताजी, और वही जो बासी हो जाए तो ब्राउन हो जाता है।
एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। डन। तो बाहर से कुछ नया आया, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। जो पहले से ही था उसमें और पैसा लग गया, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। समझे?